नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट के संबंध में आपके समक्ष वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें एक कहानी थी जो आपसे छूट गई थी। उसका नाम है अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र कुमार की कहानी है। लीजिए आज ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र कुमार। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के से रेसे भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, फिर देर से अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना स्पेला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वहीं सुरम्य अनूप नैनीताल। ताल में कश्तियां और सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेजी यात्रियों को लेकर एक इधर उधर से खेल रही थी। कहीं कुछ एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को सामने मानो सर बांधकर सर पर दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी बांध पानी में डाले सधार्य एकाग्र एक निष्ठत मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे कई खेल का ही अंश था। इस तमाशा खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बाल बल और समुच्च विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के नहीं थे, वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ ही जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न और था न छोर था। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठला निकल चल रहा हो। देखिए कैसी भाषा है जैनेंद्र जी की। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उनमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया हो और बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते भागते, खेलते हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगलियां पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। नौनिहाल मतलब नए नए बच्चे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों ओर लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट थी, न हंसने में लाज। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़ों के साथ जरा भी जी होते किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो तीन चार चार टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। ये व्यंग की तरह ही भी लिखा हुआ है। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती हुई, संभालती हुई, साड़ी के कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेश में छिपाकर सहमती सहमती धीरे धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेज जी दो पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाना लगते थे। वे अकड़ कर चलते मानो भारत भूमि
को इसी अकड़ के साथ कुचल-कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। यहाँ तक तो एक दृश्य था और भाग 1 भी समझ सकते हैं आप। इस कहानी में 2-3 दृश्य हैं, लेकिन कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है। घंटे घंटे सरक गए। देखिए कैसी भाषा है जैनेंद्र जी की। इनकी भी एक अद्भुत शैली है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद हो कर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक करके क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, अपने ओवरकोट भीग गए थे। ये शिमला के क्षेत्र की बात है लगभग मित्रों। वहीं पर ऐसी बर्फ पड़ती है दिन में, शाम को बर्फ पड़ती है, दिन में सर्दी सी रहती है, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीछे फिरकर देखा, यह लौन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। वह सन्नाटा था, सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मल्लिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ जल प्रतिबिंबों की सी को 100 गुना सा हर गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिरों पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर हमार इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई हो, जगमगाहट लुप्त हो गई हो। वे काले काले भूत से पहाड़ों की सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तुओं भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। यह सब कुछ घनी गहरी सफेदी में दब गया हो। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया हो। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भय सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कुहरा हमने भी नहीं देखा था। वह टप 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 रहा था मार्ग में। अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदार का शून्य में, शुभ्र शून्य में कहीं कहीं 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में आवाज आ रही हो। अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। 11 बज गए मतलब। अब एक दृश्य भी यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिए कैसे छोटे छोटे दृश्यों में कहानी को समेट कर रख दिया है जैनेंद्र जी ने। अब दृश्य 3 शुरू होता है। रास्ते में मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चल दिए। हम दोनों आगे बढ़े। होटल आगे था, ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश न मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इस भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सो रहना चाहता था, पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका क्या कुछ ठिकाना है, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज नहीं। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। ये हमारे से मित्र हैं, इनके भी ऐसे ही होता है, कभी कभार मित्रों में फंस जाते हैं जब। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगे बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 10-15 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। वह खिलखिलाकर कहा, चलिए भी। मैंने झिल खिजलाकर कहा, यानी कि खींच कर कहा। भाषा का थोड़ा इनका अलग ही पुट है। चलिए भी, जरा बैठो भी। उन्होंने कहा, जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए इस जोर से बैठा लिया तो चारों ओर चारा न रह गया। लाचार बैठा रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था। चुप चुप बैठे तंग रो रहा था। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था। और मित्र अचानक बोले, देखो यह क्या है। मैंने देखा, कुहरी की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई।
3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े-बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और न जाने कहाँ-कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायाँ है, न बायाँ है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा, गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा रहा। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा है। न नीचे धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कुहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया, बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा है। वितर ने आवाज दी, "ऐं?" उसने जैसे जाग कर देखा, पास आ गया। "तू कहाँ जा रहा है?" उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। "दुनिया सो गई है, तू कहाँ क्यों घूम रहा है?" बालक मौन मूक और फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा हो गया। "कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज यहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया?" "क्या नौकरी थी?" "सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा?" "हाँ, बाहर था।" "हाँ।" "क्या खाना खाया?" "कुछ नहीं।" "अब खाना मिलेगा?" "नहीं मिलेगा।" "यूँ ही चला जाएगा?" "हाँ।" "कहाँ?" "यहीं कहीं।" "इन्हीं कपड़ों से?" बालक फिर आँखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा, मानो बोलती थी, "यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ-बाप हैं?" "हैं।" "कहाँ?" "15 कोस दूर गाँव में।" "तू भाग आया?" "हाँ।" "क्यों?" "मेरे कई छोटे भाई-बहन हैं, सो भाग आया। वह काम नहीं, रोटियाँ नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गाँव का था, मुझे से बड़ा था, हम दोनों यहाँ आ गए, वह अब नहीं है।" "कहाँ?" "मर गया। इस जरा-सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई।" मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। "मर गया?" "हाँ, साहब ने मारा और मर गया।" "अच्छा, हमारे साथ चल।" मित्रों, इसी समय में ट्रेंड में एक फ़िल्म चल रही है जिसका नाम है जय भीम। इसी कहानी की तरह है कि एक जंगली आदमी होता है जिसको पुलिस में ले आते हैं और उसे ऐसा कूटते हैं कि वो पीटने से ही मर जाता है और दूसरे को धमकाते हैं। तो वो यही बोलता है कि इतना मारा कि मर गया। देखिए आगे। "हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल।" वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील लोग होटल के ऊपर के में से उतर आए। कश्मीरी 2 आल लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर हल्की सी झंझलाहट थी, कुछ लापरवाही सी। "ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत है थी ना? देखिए ये लड़का, कहाँ से लाए? हमें आप जानते हैं, इसे आप जानते हैं, मैं जानता हूँ ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतानी होते हैं, बच्चे-बच्चे में गुण छिपी रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहाँ से? लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी बस खूब हैं, ऐरे-गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या-क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ? माने क्या खाक, आप भी अच्छा मज़ाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मर्सहरी सोने की झटपटी चले गए। मतलब वो चले गए। अब दृश्य यहाँ पे तीसरा भी खत्म होता है मित्रों। चौथा दृश्य देखिए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगा। "हाँ, क्या है?" मैंने पूछा। "इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी
में मित्र ने कहा, मगर 10 के नोट है? नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं। सचमुच मेरी जेब में नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के ने दांत भींच भींच कर कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दे। सिकबकाकर मेरे मित्र मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है उसके पास ही उतने पैसे तो नहीं। तो न जाने दो, दया ही इस जमाने की बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हो। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पव जानता है? वह कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ जाएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, फिर दुकान में, भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रीत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी और हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ है, जो कहो, लाचारी कहो, निठुरता कहो या बेहयाई कहो। यानी कि वे पछता रहे थे कि इस लड़के को हमने जाने ही क्यों दिया। देखिए, दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किनारे, काले गुलाम पशु के दुलारे का बेटा। वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पावर में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर सुखी खत्म करके चलते हुए कि उस लड़के को आसपास लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर के सवार होते ही थे कि एक समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए वह बड़ी जगह, वह 10 बरस की उम्र, वह वही काले चिथड़ों की कमीज मिली आदमियों की दुनिया में ने वह बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो कि दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा और अपना अपना भाग्य। यानी कि क्या बात थी कि वे उस कमरे में, अपने कमरे में अगर उस लड़के को पनाह दे देते तो शायद वो लड़का बच जाता। लेखक को और उसके मित्र को यह बहाना सॉरी और पछतावा था। प्रकाशन वर्ष 1931 में है इसका। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर से ये प्रकाशित हुआ है, जनेंद्र कुमार जी। तो ये थी कहानी, अपना अपना भाग्य। कहानी कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। और अगर कोई वाकया आपके साथ भी हुआ है तो हमारे साथ शेयर करिए। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विराम। नमस्कार, धन्यवाद।